Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ अब आईपीएल के इस सीजन का जो कारवां है वो पहुंच चुका है 24वें मैच तक। यानी धीरे धीरे मैचों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉइंट टेबल में उलटफेर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, यानी वो सब कुछ अब हो रहा है आईपीएल में जो एक्सपेक्टेड रहता है। और बड़े मुकाबले से अगर टीमें जीत रही हैं तो बहुत रोमांचक मैचेस भी देखने को मिले हैं। चलिए 24वें नंबर के मैच से बात करते हैं जो आज खेला जाना है, और वो मैच खेला जाना है दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों ही दमदार टीमें हैं। दमदार हम इसलिए कह रहे हैं, इसका आशय यह है कि एक टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है और आरसीबी की टीम तीसरे नंबर पर है, यानी डीसी जो है वो दूसरे पर है और आरसीबी तीसरे नंबर पर है। प्लेऑफ में टॉप की 4 टीमें जाती हैं, या आप जानते हैं। और अगर दूसरे और तीसरे नंबर की टीम के बीच मुकाबला हो तो आप एक्सपेक्ट तो यही करेंगे अंकिता कि एक अच्छी टफ फाइट, एक बढ़िया रोमांचक कांटे वाला मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल, और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो अभी तक हारी नहीं है। चौथा मुकाबला होगा, बैक टू बैक जीत मिली है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होगा। लेकिन आरसीबी की बात करें तो पिछले मैच में भी उन्हें जीत मिली थी, तो आरसीबी की टीम भी बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही है। हमने देखा है कि आरसीबी ने एक मैच वो गुजरात के साथ आई थिंक था, वो मैच हार गई थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही हार का सामना करना पड़ा था। ये मैच भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर उम्मीद है कि आरसीबी का गढ़ माना जाता है। और आरसीबी का गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर विराट कोहली का बल्ला काफी बोलता है। पिछले मैच में हालांकि बहुत खास प्रदर्शन नहीं कर पाते, आई थिंक 7 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। लेकिन आज के मैच में उम्मीद है कि आरसीबी फैंस खासकर विराट को देखने के लिए वहां पर सबसे ज्यादा फैंस इकट्ठे होते हैं, और एक बार फिर से आरसीबी को क्या वो खुशखबरी मिल पाएगी, क्या वहां से विराट कोहली का बल्ला बोलेगा। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा था कि विराट कोहली ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा रजत पाटीदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उनकी है, क्योंकि 17 साल बाद उन्होंने चेपॉक में चेन्नई को हराया, फिर मुंबई को हराया 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में। अब अपने ही गढ़ में क्या एक बार फिर से इतिहास रचेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एज अ कैप्टन क्या पहली जीत आएगी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था कि हार का सामना इसी स्टेडियम में देखने को मिला था। बिल्कुल, जो 2 अहम किरदार हैं आरसीबी की टीम के बल्लेबाजी के लिहाज से, रजत पाटीदार और विराट कोहली, दोनों ही अच्छा चल रहे हैं। विराट कोहली ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी सीजन की, एक अर्धशतक लगाया था, फिर एक और अर्धशतक उन्होंने मैच में लगाया, और पाटीदार भी पिछले मैच में अच्छी रंग में नजर आए। कैसा रहा है दोनों टीमों का सफर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की टीम, जैसा अभी अंकिता बता भी रही थी, कि एक भी मैच अभी तक इस सीजन में नहीं हारी है। दिल्ली ने लखनऊ को हराया है, हैदराबाद को हराया है और चेन्नई को हराया है, यानी बड़ी टीमों को दिल्ली हरा चुकी है। उसके अलावा आरसीबी की बात कर लें तो उसने भी 3 जीत हासिल की है, लेकिन 4 मैचेस में, यानी एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आरसीबी ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को हराया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। अब आ जाते हैं इस बात पर अंकिता कि ये दोनों ही टीमें जिनका मुकाबला है, दिल्ली बेंगलुरु, दोनों आईपीएल के पहले सीजन से खेल रही हैं। दोनों का एक ही ख्वाब है, दोनों का ख्वाब 17 सीजन से अधूरा है। यह 18वां सीजन है, और निश्चित तौर पर दोनों ही, मतलब मुझे लगता है कि शायद 10 की 10 टीमें जब शुरुआत होती है आईपीएल की, तो अगर आप देखें तो पहला जो उनका पड़ाव होता है, कहना चाहिए वो पड़ाव ये होता है कि साहब हमको प्ले ऑफ के लिए पहले अपनी जगह बनानी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए 3-3 मैच दोनों ही टीमें जीत चुकी हैं, यानी 6-6 पॉइंट आ चुका है। हमने देखा है अमूमन 14 से 16 पॉइंट चाहिए होते हैं, यानी 7 से 8 जीत अगर आपकी है खाते में तो फिर आप प्लेऑफ में जाते हैं। कोशिश दोनों ही टीमों की होगी कि एक-एक मैच और जीता जाए, ताकि अपने आप को पॉइंट टेबल में और मजबूत कर ले। और अगर आने वाले मैचेस में कहीं कुछ 19-20 होता है, कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है, तो स्थिति खराब ना हो। बिल्कुल, और हमने हर एक मैच में देखा कि वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है दोनों ही टीम की तरफ से देखने को मिला। और जब पॉइंट्स टेबल पर आप पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं तो और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है फैंस की भी और खासकर टीम की भी, कि भाई प्लेऑफ के लिए आपको थोड़े से और पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। 6 पॉइंट्स दोनों टीमों के हैं और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और तीसरे पायदान पर दोनों ही टीमें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें होती है कि आप कैसे मैच को जीते हैं। नेट रन रेट भी मैटर करता है। अगर आप इजिली मैच को जीतते हैं तो आपका नेट रन रेट भी प्लस में जाएगा और आप इजिली क्वालिफाई भी कर सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन आज के मैच में जो है वो थोड़ी सी मतलब अप्स डाउन हो सकती है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इसी मैदान पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में यहाँ पर आरसीबी हार गई थी। लेकिन दिल्ली की टीम जो है वो बेखौफ नजर आ रही है, क्योंकि अक्षर पटेल को जो है थोड़ा सा कम आंका जा रहा था कि क्या वो कप्तानी कर पाएंगे, क्या परमानेंट कप्तानी जो मिली है उसको सही तरीके से निभा पाएंगे। दोनों ही कप्तान गजब के फॉर्म में। आरसीबी की बात करें तो रजत पाटीदार, जब स्टार्टिंग में उन्हें कप्तानी मिली थी और स्टार्ट वाला मैच हम सबने देखा था, आरसीबी की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई थी और केकेआर की तरफ से जब स्टार्ट अच्छा मिल गया था तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी था पाटीदार पर। लेकिन पाटीदार ने प्रूव किया अपने आप को कि मतलब अभी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, फिर आप मतलब क्वेश्चन उठाइएगा, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने हर एक मैच में प्रूव किया है बॉडी लैंग्वेज। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, उन्होंने कहा था कि मतलब मैं सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपने मन की। ये कप्तानी का मूल मंत्र है। अगर आप सबकी सुनकर और सबके दिमाग से चलने लगेंगे तो शायद वो जो आपके अंदर की लीडरशिप स्किल है उसको आप कभी परख ही नहीं पाएंगे। सुनना बिल्कुल जरूरी है कि आप सबकी सुने। करने के लिए आपके पास वो तमाम विकल्प मौजूद हैं। आप उन सारी चीज़ों का आकलन करें, परिस्थितियों को समझें और उसके बाद अपना फैसला करें। आज एक और खिलाड़ी है जिस पर नजर रहेगी। नजर इसलिए रहेगी क्योंकि जो मैं अब तक शायद एक आध हजार बार कह चुका हूं कि अब आईपीएल के तमाम मूल मंत्रों में एक मंत्र वो भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जो खिलाड़ी पैसों की वजह से इधर उधर शिफ्ट होते हैं, उसमें से एक खिलाड़ी है फाफ डुप्लेसी। क्यों खास है आज? क्योंकि अब तक जिस टीम के साथ खेलते आए थे, जिस टीम के हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, आज उसके अगेंस्ट खेलेंगे। तो घर का भेदी लंका ढाए वाली जो बात होती है ना, कुछ कुछ वैसी कहानी है। फाफ डुप्लेसी पर रहेगी क्रिकेट फैंस की नजर। क्यों? क्योंकि आज वो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे। बेंगलुरु की बजाय अब वो दिल्ली की टीम का हिस्सा है। 2022, 2023, 2024 ये 3 सीजन ऐसे हैं जिसमें वो आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, और ना सिर्फ हिस्सा थे अंकिता, बल्कि 2022 और 2023 में आरसीबी के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, यानी हाईएस्ट रन गेटर थे। ऐसे में जब आज दूसरी टीम के साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी तो इमोशंस होंगे। और जैसा मुझे याद है मोहम्मद सिराज कह रहे थे अपनी टीम के खिलाफ जब खेले थे कि जब मैं बॉलिंग करने जा रहा था उससे पहले नर्वस था, उससे पहले थोड़ा सा मुझे इमोशंस आ रहे थे, भावुक हो रहा था, लेकिन फिर जब गेंद हाथ में पकड़ी तो उसके बाद समझ में आया कि नहीं, मुझे अपना काम करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यहां पर भी ये होगा। जिस टीम के आप साथ रहे हो, डे इन डे आउट आपने साथ में ट्रैवल करने से लेके हंसी मजाक लंच डिनर सब कुछ साथ में किया हो, आज आपको उसके खिलाफ खेलना है। मुश्किल होती होगी, थोड़ा बहुत तो इमोशंस आते ही आते होंगे। बिल्कुल, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा आते हैं, खासकर विराट के साथ और विदेशी प्लेयर्स के साथ विराट का एक अच्छा नाता भी रहा है। हमने देखा भी है कि काफी अच्छा वो बॉन्ड शेयर करते हैं, और आज के मैच में भी हमने देखेंगे कि वहां पर फैप किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि 2000 जैसे अभी हमने आंकड़े दिखाए आपको, 2022 और 2023 में सबसे हाईएस्ट रन गेटर जो है वो फैप रहे हैं अपनी टीम के लिए, यानी कि पिछली टीम के लिए जो कि आरसीबी का हिस्सा थे। लेकिन अब दिल्ली के लिए भी उनको ऐसा कमाल करना पड़ेगा, स्टार्ट काफी अच्छा देना पड़ेगा और फिर से वैसे ही उभर कर आना होगा सामने, जैसा कि उन्होंने आरसीबी के लिए किया था। और ये बहुत टफ होता है। आप अगर थोड़े टाइम के लिए खेलते तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप एक लंबा अरसा खेलते किसी टीम के साथ, और वो इमोशंस जो है वो लाजमी और आने भी चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड आप शेयर करते, कभी भी जीत हार के बीच में हमने देखा है कि विराट के साथ जब सिराज रहे तो वो एग्रेशन विराट के साथ साथ सिराज में भी आया था। तो ऐसा ही मतलब फैप के साथ भी होगा। सामने टीम अगर होती है तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहती है कि भाई विराट कोहली है, कैसा प्रदर्शन वो करेंगे, लेकिन उनके लिए चैलेंज भी थोड़ा सा होगा, क्योंकि अभी तक उस तरीके से डुप्लेसी जो है वो अच्छा प्रदर्शन वैसा नहीं करते दिखाई दिए जैसा उन्होंने आरसीबी के लिए किया था। तो ये चैलेंजेस जो है वो रहेंगे, लेकिन वही है कि आज के मैच में क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं, टॉप 2 अगर टॉप 3 की बात करें तो दोनों ही टीमें टॉप 4 की लिस्ट में हैं, और किसी को भी कम आंकना आई थिंक दोनों कप्तान को, बहुत गजब की फॉर्म में दोनों कप्तान चल रहे हैं। बिल्कुल। और फाफ को लेकर वैसे खबर ये भी है कि हो सकता है वो आज का मैच ना खेल पाए, इस पर भी आगे शो में बात करेंगे। पहले रिकॉर्ड बुक में जरा इन दोनों टीमों की जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज देख लेते हैं। यानी दिल्ली और बेंगलुरु की टीम जब आपस में टकराई है तो रिकॉर्ड बुक क्या कहती है, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी टीम है जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती आई है। 31 मैच यानी 31 मैचेस अभी तक खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच, और आरसीबी ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली के खाते में 11 मैच में जीत आई है। एक मैच बेनतीजा रहा है, यानी आज जो है वो दिल्ली की टीम अपना ये जो रिकॉर्ड है 19 के मुकाबले 11 जीत का, जो कहा जा सकता है लगभग आधे का मामला है, उसको बेहतर करने के इरादे से उतरेगी। फॉर्म अच्छी चल रही है, लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने अपनी शुरुआत की है, अभी तक अपराजेय रही है, एक भी मैच हारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर इरादे उसके भी यही होंगे कि इस जीत के सिलसिले को जितना लंबा लेकर जा सकते हैं उतना लंबा लेकर जाएं। आप 5-6 मैच अगर लगातार जीत जाएं तो मतलब इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। फिर आपके पास वो तमाम मौका होता है अंकिता कि अगर आपको कोई
कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने स्पिनर्स को लेकर कुछ सोच लें, या कुछ टीमें आपने देखा होगा कि कोशिश करती हैं कि वो पहले बल्लेबाजी करके भी अपने आप को आजमाएं और पहले गेंदबाजी करके भी अपने आप को आजमाएं, ताकि उन मैचेस में जहां पर टॉस बहुत क्रूशियल है, अगर टॉस आपके फेवर में ना जाए तो भी आपके हाथ पैर ना फूलें, आपकी तैयारी रहे कि भाई पहले बल्लेबाजी करके भी हमको जीतना आता है और बाद में बल्लेबाजी करके यानी लक्ष्य का पीछा करके भी हमको जीतना आता है। ये सारे समीकरण आप आजमा सकते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप परख सकते हैं, जांच सकते हैं, अगर आप लगातार जीतते रहें। दिल्ली का प्रयास यही होगा कम से कम कि ये जो सिलसिला है इसको जीत के सिलसिले को और आगे लेकर जाएं और इन रिकॉर्ड्स को बेहतर करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 बैक टू बैक मैच जीतने के बाद कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा, लेकिन हर एक मैच में आपका ही सिक्का बोले ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वैसा ही फॉर्म आपको बरकरार रखना पड़ेगा। हर एक मैच में आपको एक ऐसा मैच विनर लेकर आना पड़ेगा, जिससे कि हमने देखा कि जो लखनऊ के साथ मैच था बहुत ही मतलब क्रूशियल वो मैच था, 1 विकेट से वहाँ पर अभिषेक आशुतोष ने उस मैच को जिताया था। तो ये मैच विनर होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भले ही मतलब आपके विकेट्स गिर गए हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक प्लेयर को अपना एक मतलब कहते हैं ना कि आत्मविश्वास वो होना चाहिए, वो कैलिबर होना चाहिए और जीत की ललक होनी चाहिए। लेकिन आरसीबी की टीम जिसे बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि आरसीबी की टीम थोड़ी सी वीक इसलिए नजर आती है क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर रहा है वो हमेशा से वीक रहा है, बॉलिंग उनकी वीक रही है, लेकिन इस मैच में अभी तक तो वो कमजोर कड़ी नजर नहीं आई। 1 या 2 मैच आप हारते हैं, लेकिन उसके बाद जो बड़ी टीमों को आप हराते हैं, खासकर चेन्नई और मुंबई को आप हरा देंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ दिल्ली के लिए भी वैसा ही, दिल्ली ने चेन्नई को हराया, अभी तक अब 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं। अब इस मैच में आरसीबी के खिलाफ क्या कुछ आंकड़े जो हैं वो थोड़े से बेहतर हैं आरसीबी के, लेकिन हम कहते हैं ना कि वो आंकड़े रह जाते हैं। प्रदर्शन कैसा होगा आज के मैच में वो थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज बड़ी तय है आरसीबी को लेकर कि आरसीबी की टीम, मैं कल भी ये बात कह रहा था कि होता क्या है कई बार कि आप ऑक्शन टेबल पे जो प्लेइंग 11 अपनी सोच के खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ते हैं, कई बार किसी को चोट लग जाती है, किसी को कोई इंजरी हो जाती है, किसी के फिटनेस का कोई कंसर्न ऐसा हो जाता है कि फिर आपको शुरुआत के 5-6 मैचेस में वो प्लेइंग 11 ही नहीं मिल पाती। लेकिन आरसीबी के साथ ऐसा नहीं है। आरसीबी की टीम की बात अच्छी बात यह है कि इस सीजन में आरसीबी की टीम अब पूरी एक तरीके से सेट हो गई है, यानी उसको पता है कि उसको किस तरह के प्लेयर्स के साथ, किस तरह के प्लेइंग 11 के साथ जाना है। क्या है वो प्लेइंग 11, किस तरह की वो तस्वीर है, वो भी आपको इस अपडेट में हम साफ साफ बता रहे हैं। फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड और जो हेजलवुड जो है वो इस टीम के लगभग परमानेंट आप कह सकते हैं 4 जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो हैं। उसके बाद बल्लेबाजी के केंद्र में आपको विराट कोहली दिखाई देंगे, रजत पाटीदार दिखाई देंगे और देवदत्त पडिक्कल दिखाई देंगे। इसके अलावा कृणाल पांड्या जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो ऑलराउंडर की भूमिका में है। 2 मैचेस अब तक कैसे हैं जिसमें अपनी गेंदबाजी के दम पर वो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, टीम को जीत दिला चुके हैं। और उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार यानी आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में नंबर 3 पर जो खिलाड़ी हैं यानी भुवी, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो कुल मिला जुलाकर एक बैलेंस टीम, एक अच्छी टीम, एक ऐसी टीम जिसमें आप कहते हैं ना कि सही प्लेइंग 11 चुन लें अंकिता, तो कहते हैं आपका हाफ जॉब इज डन अगर आपने सही प्लेइंग 11 चुन लिया। उस लिहाज से देखा जाए तो रजत पाटीदार लकी कैप्टन है कि उनकी टीम के साथ इस तरह का कोई इंजरी कंसर्न अभी तक नहीं है, इस तरह की कोई अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। जो प्लान किया था उन्होंने, जो उनका प्लान ए रहा होगा इस सीजन में जाने से पहले, वो प्लान ए ही अभी तक चल रहा है। प्लान बी पर जाने की जरूरत नहीं आई और बड़ा अच्छा है। मतलब किसी खिलाड़ी को, किसी कप्तान को प्लान बी पे ना जाना पड़े, इसका मतलब प्लान ए में सब कुछ सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि हर एक खिलाड़ी को यहाँ पर उनका रोल पता होता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लगा कि शायद विराट कोहली पर बहुत ज़्यादा भार होगा, क्या विराट कोहली पर ही सब कुछ निर्भर होगा, लेकिन यहाँ पर फिल सॉल्ट जिन्होंने स्टार्ट काफ़ी अच्छा देते हैं, लिविंगस्टन ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जब बात आती है तो वो डेथ ओवर्स में कैसे गेंदबाजी करनी होती है, आई थिंक कृणाल पांड्या से अच्छा कोई नहीं अभी तक हो सकता है, क्योंकि 20वें ओवर में आप मैच चला भी जाता है, क्योंकि लास्ट ओवर जो भी गेंदबाज करता है उनकी पिटाई होती है या फिर आप विकेट्स लेते हैं, लेकिन पेशेंस जो होता है वो आपका ग्राउंड में देखने को मिलता है और यही अनुभवी खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी होती है। कृणाल के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार भी हैं इस टीम में और ये टीम पूरी तरीके से बैलेंस नजर आती है। बस वही है कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी और अच्छी बल्लेबाजी खासकर देवदत्त पडिक्कल से उम्मीद होगी, जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था वैसा ही कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी, साझेदारी ऐसी बिल्ड करनी पड़ेगी कि जो बाद के प्लेयर्स पर जो है वो प्रेशर ना क्रिएट हो, क्योंकि विराट कोहली पर ही मतलब फैंस अभी भी वही है कि चिन्ना स्वामी होगा तो विराट कोहली आएंगे और चौके छक्के की बरसात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं
होता, हर एक मैच जो है वो हर दिन हर एक मैच एक जैसा नहीं होता, हर एक खिलाड़ी का जो फॉर्म होता है वो एक जैसा नहीं होता है। और बाकी तो टीम बैलेंस है, हेजलवुड जिन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की है और टीम बहुत बैलेंस है। आज के मैच में भी दोनों ही टीमें बहुत बैलेंस नजर आ रही हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर ज्यादा भारी होगी। बिल्कुल, बैलेंस होने के साथ साथ ये भी देखना होगा किस टीम के स्टार प्लेयर्स जो हैं जिनके ऊपर वो उम्मीद है वो अपनी उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। चलिए, फाफ डुप्लेसी की बात हम कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि फाफ डुप्लेसी का आज खेलना तय नहीं है। क्या कहानी है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उनके ग्रोइन में खिंचाव है, ग्रोइन इंजरी है और इसीलिए ये आज उनका जो खेलना है अभी उस पर सस्पेंस है। अगर वो आज नहीं खेलते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर दिल्ली की टीम की बात की जाए तो जेक फ्रेजर है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं और मिचेल स्टार्क जैसे विदेशी खिलाड़ी हैं इस टीम में। केएल राहुल और कुलदीप यादव जैसे भारतीय स्टार्स हैं। केएल राहुल बल्लेबाजी में स्टार हैं, कुलदीप यादव अपनी गेंदबाजी में इस वक्त आप कह सकते हैं कि बेस्ट, अपने करियर के बेस्ट दौर में से गुजर रहे हैं जहां पर उन्होंने लगातार शानदार परफॉर्म किया है। और फिर आ जाती है अक्षर की कप्तानी, जिस पर शायद ही किसी ने सोचा था। कैसे दाव लगाया दिल्ली के मैनेजमेंट ने, फ्रेंचाइजी ओनर्स ने, और किस तरह से वो उस पर खरे उतरे। कई बार ऐसा होता है अंकिता, हमको लगता है कि शायद ये खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा एक तरीके से यूटिलिटी प्लेयर है, अच्छी फील्डिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रविंद्र जडेजा जैसा है। जडेजा ने चेन्नई के लिए कप्तानी की थी लेकिन चले नहीं थे, आपको याद होगा बीच सीजन में उनको कप्तानी फिर छोड़नी भी पड़ी थी। बड़ा विजन चाहिए होता है जिसको भी आप अपनी टीम की कमान सौंप रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा एक रिस्क होता है अगर उस खिलाड़ी के पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ना हो। वरना आपने अगर विराट को कप्तानी दी, आपने रोहित शर्मा को कप्तानी दी, आपने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी, मतलब उदाहरण के लिए, तो आपको पता होता है ये इंडिया के लिए परफॉर्म कर चुके हैं, ये इंडिया के लिए कैप्टेंसी कर चुके हैं, इनको प्रेशर क्या होता है ये पता है। लेकिन जब आप एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी दें जिसके पास इस तरह का कोई बड़ा रिकॉर्ड ना हो, कोई बहुत बड़ा कुछ दिखाने के लिए सीवी पर ना हो, आपके पास सीवी में लिखा हो कि चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2011 वर्ल्ड कप विनर, 2007 टी20 वर्ल्ड कप विनर, तब तो कोई भी आपको कप्तान बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ ना होने के बावजूद अक्षर पटेल पर जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने दांव खेला, अब तक तो वो दांव बिल्कुल सही गया है। और अब आप यहां से ये कह सकते हैं कि एक जीत अगर और मिल जाती है, मतलब अभी मैं आज की तारीख में नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 जीत हो चुकी है, एक जीत अगर और मिल जाएगी तो फिर आप मान के चलिए कि प्लेऑफ में ये टीम जा रही है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा आगे जाकर गड़बड़ी ना कर दे तो। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि अक्षर पटेल पर भरोसा जताया, और भरोसा इसलिए भी क्योंकि उन्होंने टीम के लिए किया है। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है उन्होंने। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप परमानेंट कप्तानी आपको आईपीएल में मिलती है तो फिर सामने बहुत मतलब अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, विराट खिलाड़ी होते हैं, स्टार प्लेयर्स की बात करें, विदेशी खिलाड़ी भी वहाँ पर होते हैं, तो वो प्रेशर होता है। लेकिन केएल राहुल आपकी टीम में अगर है तो वो भी कप्तानी टीम की कर चुके हैं। मतलब अगर हम बात करें तो लखनऊ की कप्तानी वो कर चुके हैं, पंजाब की कप्तानी वो कर चुके हैं, तो वो भी शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा मैटर करता है, तो बैक वो करते हैं। बाकी अक्षर पटेल मतलब उनको ये लगता होगा कि मेरे ऊपर वो उतना जिम्मेदारी नहीं, बाकी प्लेयर्स जो वो अच्छा करके दिखा रहे हैं। पिछले मैच में केएल राहुल जो अभी तक के मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, मतलब 50 उनके बल्ले से आई थी, तो ये छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो होता है ना वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है और प्रेशर भी कहीं ना कहीं रिलीज करता है। तो अक्षर पटेल आज के मैच में क्या कुछ अलग करेंगे। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ वो जीत रहे हैं अपनी तरफ से। अभी वैसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी अक्षर पटेल के हाथों अभी देखने को नहीं मिली है। यानी उनको भी अपने कप्तानी में जो उनका रोल है उसके साथ साथ एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी जो उपयोगिता है टीम में उसको साबित करना होगा, वो अभी बाकी है साबित करना। लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग शो पर बात कर रहे थे अंकिता और मैं कि किस तरह से सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी अपने मन के चाहिए। तारीफ हुई है अक्षर पटेल की इसी विषय पर। क्या कहा है मैथ्यू मॉट ने, जो टीम के असिस्टेंट कोच हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि वो इस सोच को, इस प्रोसेस को उनकी बहुत बड़ी ताकत बता रहे हैं। अक्षर अपनी बात किसी पर थोपता नहीं है, वो दूसरों को भी अपनी बात रखने का मौका देता है, उन्हें सुनता है, इसके बाद जो सबसे बेहतर विकल्प होता है उसके लिए जाता है। यानी एक कप्तान को जो अपने खिलाड़ियों को लग्जरी देनी चाहिए, जो एक्सेस देना चाहिए कि भाई आप भी कहें, आप भी अपनी बात रखें। मैंने कह दिया और मैं कप्तान हूं इसलिए मेरी बात को आंख मूंद कर ना मान ले, बल्कि मेरी बात के साथ साथ आप अपने विचार, अपनी बात को रखें। फिर यह सोचा जाएगा कि टीम हित में क्या ज्यादा बेहतर है और जो ज्यादा बेहतर होगा उस तरफ हम अपने कदम बढ़ा देंगे। तो ये एक तरीके से जो बड़े ही सुलझे हुए लोग होते हैं ना अंकिता, उनकी ये पहचान होती है। और कप्तानी के लिए और आपके अंदर कुछ हो ना हो,
आपके दिमाग के अंदर ना वो एक शांत, एक ठहराव, एक वो होना चाहिए, संयम होना चाहिए, आपका अंदर वो एकाग्रता होनी चाहिए जिससे कि आप दूसरों की बात को सुने और फिर उसका आकलन करके ये भी समझ पाए कि बेहतर क्या है, जो आपको लग रहा था या जो दूसरे खिलाड़ियों का कहना है। कई बार आपको अपनी बात को पीछे रखकर एक बहुत ही जूनियर खिलाड़ी की बात भी माननी पड़ती है अगर वो आपसे ज्यादा लॉजिकल, आपसे ज्यादा तर्क वाली बात कह रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद एक तरीके से अभी तक की जो सक्सेस है लगातार 3 मैचेस जीतने की, उसके पीछे वजह भी यह है कि अक्षर पटेल सबकी सुन रहे हैं, भले ही करते अपने मन की हो लेकिन चीजों का आकलन करने के बाद कर रहे हैं। चलिए आपको क्या करना है, आपको करना है साहब हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करना है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस आईपीएल में हमने ये आपसे जुड़ने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम एक बहुत आसान सा सवाल पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देने वाले 3 लोगों को आकर्षक इनाम भी मिलता है। आपको क्या करना है ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं जिसमें आप आज का सवाल होगा, उसके विकल्प होंगे, साथ ही साथ इस क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसका तरीका भी होगा। बिल्कुल, तो सवाल ये है कि आईपीएल में आरसीबी तो अब तक नहीं चैंपियन बनी है, डीसी ने जीते हैं कितने खिताब? ऑप्शन आपके पास है 4, 2, 1, 3, 0। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.tv9hindi.com और ये ऑप्शन जो है वो आपके पास है। 4 ऑप्शंस आपके पास है और सही जवाब मिलेगा तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा और आप खुश भी हो जाएंगे। बिल्कुल, और हम लोगों की टीम जो है जो सवाल को तैयार करती है वो कोशिश इसी बात की करती है कि सवाल आसान हो और आज ही के मैच से जुड़ा हुआ हो। अगर हमारे इस शो को आप ध्यान से देख रहे होंगे अभी तक शुरू से, तो आपको इस सवाल का जवाब देने में शायद 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने इस शो पर इस सवाल के जवाब पर चर्चा भी की है। चलिए www.tv9hindi.com पर आपको जाना है और इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे आपको वो क्विज का सेक्शन दिखाई भी दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीती रात के मैच की जहां बड़ी हार हुई। भाई 58 रन से अगर कोई टीम हार रही है 2020 के फॉर्मेट में तो ये बड़ी हार है। मतलब जैसे टेस्ट मैच में पारी की हार होती है ना, वैसे कुछ ये पारी की हार जैसा मामला है। गुजरात की टीम जीती, राजस्थान की टीम हारी और जीत और हार का जो फर्क था वो था 58 रन का, यानी 58 रन का। गुजरात ने 218 रन का लक्ष्य दिया था। अगर ये लक्ष्य 280 रन का होता और तब कोई टीम 58 रन से हार जाती फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन गुजरात ने जो 218 रन का लक्ष्य दिया उसमें राजस्थान की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई और इस तरह 19.2 ओवर में ही राजस्थान की पूरी टीम सिमट गई और 58 रन से उसे हार का सामना करना पड़ा। यह दिखाता है जीत और हार का फर्क। अंकिता, मुझे लगता है सबसे आसान ये दिखाता है कि पर्टिकुलर मैच में किसी दोनों टीम में से दोनों टीम के परफॉर्मेंस में कितना फर्क था। वो फर्क 19-20 का था जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या वो फर्क 18-20 का था, या फर्क 17-20 का था, और या एक टीम मैच में थी ही नहीं। यहां लग रहा है कि राजस्थान की टीम थी ही नहीं। 58 रन से हार बड़ी हार होती है। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि जायसवाल को लेकर जो तमाम बातें उठ रही थी कि भाई जायसवाल इस टीम में टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और एक बड़े प्लेयर के तौर पर वो जाने जाते हैं। लेकिन इस मैच में हमने देखा इसके पहले अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं 4 मैचेस में कुछ खास प्रदर्शन क्या, मतलब नाम के हिसाब से जायसवाल यशस्वी नाम उनका एक हाफ सेंचुरी है शायद, एक हाफ सेंचुरी होगी, अदरवाइज कुछ बड़ा करके वो नहीं दिखा पाए। और अगर आप ओपनर हैं तो आपको वो दारोमदार लेना पड़ेगा जैसा उन्होंने साइंस प्रदर्शन नहीं किया। हर एक मैच में उनके बल्ले से जो है वो 50 आई और इस मैच में भी उनका प्रदर्शन जो है वो इतना बड़ा रन बनाना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप स्टार्ट में अच्छा कर देंगे तो बाकी नीचे पुछले बल्लेबाज आएंगे वो भी मैच को जिताकर जाएंगे। तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो रहा है, भले कप्तान का बल्ला नहीं चला, यानी कि शुभमन गिल जो है वो 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा था। टीम उनकी गेंदबाजी चाहे आप देख लीजिए, चाहे वो बल्लेबाजी आप देख लीजिए, वैसा ही कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि आरआर की टीम जॉस बटलर को आई थिंक जाने दिया। जॉस बटलर ने वहां जाकर पिटाई की उनके गेंदबाजों की, और आरआर की सबसे बड़ी वीकनेस यही रहती है कि उनके जो गेंदबाज है ना, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, चले तो चले, नहीं तो फिर वो बड़े रन्स देकर जाते हैं और बड़े महंगे साबित होते हैं। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में ना ही संजू सैमसन मतलब ठीक है 1 या 2 मैचेस में, कल वाले मैच में थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वही है अगर आपका साथ नहीं मिलेगा किसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन का तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर आपके 5 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले में, 4 विकेट गिर जाते हैं तो आप बैकफुट पर
आ जाते हैं, और वैसा ही आई थिंक आरआर के साथ भी देखने को मिला। बिल्कुल, जो साझेदारी होनी चाहिए थी वो साझेदारी हुई ही नहीं। बीच में जब तक वो शिमरॉन हेटमेयर और संजू सैमसन थोड़ी देर जब साथ में खेले तो ऐसा लगा कि पहुंचेगी टीम वहां तक, आसपास तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन एक बार वो साझेदारी जब टूटी तो फिर चीजें जो है वो बिखरती चली गई। यानी पार्टनरशिप पर जोर दिया नहीं खिलाड़ियों ने, वो देकर भी नहीं हो पाई। एट द एंड ऑफ द डे 58 रन से बड़ी हार मिली है, और साई सुदर्शन की तारीफ कर रही थी अभी अंकिता, वो इस जीत के स्टार रहे। 53 गेंद पर 82 रन उन्होंने बनाए, और उस पारी में उनके जो है वो 8 चौके और 3 छक्के थे। इसके अलावा 2 कैच भी उन्होंने लपके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अंकिता, कि कोई भी खिलाड़ी ना ये ना सोचे कि मेरा रोल तो बल्लेबाजी का था साहब, मैंने बना दिए 80 से ज्यादा रन बना दिए, अब क्या अब तो मैं अगर मैदान में कुछ ना करूं तो ही मेरा काम चल जाएगा। जिस दिन आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको हर तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस करनी चाहिए, और वो परफॉर्मेंस साई सुदर्शन की दिखाई दी। 82 रन बनाए, 2 कैच लपके, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और उसके अलावा बटलर की भी बात कर रही थी, बटलर ने बनाए 36 रन, शाहरुख खान ने बनाए 36 रन, तेवतिया ने निचले क्रम में आकर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तेवतिया ने 12 गेंद पर 24 रन बना दिए, यानी सीधा सीधा 200 की स्ट्राइक रेट, और राशिद खान ने 4 गेंद पर 12 रन बना दिए, यानी 300 का स्ट्राइक रेट। ये होता है कि आप किस तरह से, अगर आप ये देख लें कि 12 और 4 16 गेंदें इन दोनों खिलाड़ियों ने खेली, लेकिन इन 16 गेंदों पर रन जो जोड़ दिए वो जोड़ दिए 36। ये फर्क पड़ जाता है जब कई बार आपकी टीम के निचले बल्लेबाज जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो भी अपने रोल को समझते हैं। वो दिखाई दिया, वो इंटेंट दिखाई दिया पूरी टीम के परफॉर्मेंस में, जिसको लीड किया साई सुदर्शन ने। और आई थिंक साई के लिए एक छोटी सी लाइन में कहना चाहूंगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वैसा ही जो है आज या इसके पिछले भी जितने मैचेस हुए हैं उनके साथ वही देखने को मिला। वो आते हैं शांत स्वभाव के माने जाते हैं, और बल्लेबाजी में वो दमखम नजर आता है। तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो बाकी के ओपनर्स को भी करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टीम की बात हो। लेकिन जैसा मतलब कहते हैं ना कि लगातार प्रोसेस पे काम किया, जैसे हम लगातार बात करते हैं कि प्रोसेस पे काम किया और भरोसा दिया है टीम को कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो साई ने किया। और साई की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हर एक मैच में स्टार्ट से आप उठाकर देख लीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। हर एक मैच में वो मतलब एक 50 लगाते हैं, सेंचुरी के करीब जाते हैं। तो ये मतलब मोटिव होना चाहिए। कोई भी ओपनर है, आपको पता है कि आप स्टार्ट में जाते, पिच आप के लिए नई होती है और वहां से आप मैच को बनाते हैं, तो यहाँ पर तारीफ जो है वो साई की बनती है। बाकी जीटी की टीम जो है वो पहले थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नहीं थी, क्योंकि 2024 में हमने देखा था शुभमन गिल भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस जो है वो सीनियर प्लेयर के तौर पर, जैसे उन्हें टैग मिला वाइस कैप्टन टीम इंडिया के बने, तो वैसा ही प्रदर्शन जो है वो ग्राउंड पर भी देखने को मिला। लेकिन गिल से उम्मीद यही है कि जैसा आपका नाम है प्रिंस जो टैग दिया गया है, वैसे ही आपको प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी टैग दे दिया जाता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ आपने किया होगा तभी आपको टैग मिलता है। तो ये उम्मीदें रहती है फैंस को भी कि भाई गिल आए और वो भी ऐसा प्रदर्शन करे जैसा साई कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा जीटी के लिए। बिल्कुल, अभी तक रन उनके बने नहीं है, एक हाफ सेंचुरी बनी है शुभमन गिल के बल्ले से, वरना वो अब भी रनों का सूखा तो है उनके। और आपने जो टैग की बात की, सचिन तेंदुलकर को अगर कहा गया कि वो गॉड हैं, तो उन्होंने फिर, हालांकि वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे मत बुलाइए इस नाम से, लेकिन अगर उनको ये टैग दिया गया तो उन्होंने उस टैग को अपने खेल के साथ साथ अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से हमेशा उसको जिया, और उसको कहा कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप मुझे इस तरह से इज्जत देते हैं तो मैं उसको किस तरह से रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ, कैसा आचरण मेरा होना चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया है। तो टैग अगर मिला है आपको प्रिंस का, तो परफॉर्म तो करना होगा। चलिए, साई सुदर्शन ने क्या कहा प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद। यंग खिलाड़ी हैं, एक टीम को जीत दिलाते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको शुरू के मैच में लय चाहिए होती है, टीम की जीत में योगदान देना अच्छा लगा। शुरू में विकेट थोड़ा सीम था, ज्यादा समय नहीं ले सकते थे, इसीलिए पावर प्ले के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल किया। हमारा लक्ष्य विकेट बचाकर खेलना था, जिसका हमें फायदा हुआ। हम इस बात को लेकर स्पष्ट सोच के साथ उतरते हैं कि हमें क्या करना है। मैच में अगर जल्दी विकेट गिरा तो एक बल्लेबाज को टिकना होगा। मैं हमेशा खुद को बेहतर करने का प्रयास करता हूं और मैं अपनी स्किल पर काम कर रहा हूं। अब मोटा मोटा अगर आप देखें गेम अवेयरनेस की बात उन्होंने की अंकिता, कि किस तरीके से गेम अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर एक विकेट शुरू में गिर गया या 1-2 विकेट गिर गए तो फिर आप भी उस बहती गंगा में हाथ धोकर ना चले आए, बशर्ते आप वहां रुकें, अपने पैर थोड़ा जमने दें, अपनी आंखों को जमने दें और रन्स करें। ये थॉट प्रोसेस है उनका। कुल मिला जुलाकर जो ये शब्द या कह लें ये पिछले कुछ समय में टीम इंडिया में सुनाई दिया कि भाई हम गेम अवेयरनेस चाहते हैं अपने खिलाड़ियों में, ताकि वो खिलाड़ी मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेल पाए, अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन खेल पाए।
ये सारी चीजें ही शायद आप नए खिलाड़ियों में जब देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये खिलाड़ी आगे जाएगा। और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं, ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, चलिए एक मैच जिता दिया, प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, यही रोल नहीं है। वो अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेकर जाना चाहते हैं, वो अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी जरूरत होती है, कहना चाहिए किसी खिलाड़ी के अंदर, जब ये चाहत हो कि उसको जो जिम्मेदारी मिली है वो उस जिम्मेदारी को 100% नहीं बल्कि उससे भी बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि विकेट्स को बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए पावर प्ले में तेजी से शुरुआत की। अब देखिए, पहले अगर हम बात करें तो T20 में 150 160 बनते थे, लेकिन अब जैसे ही हमने देखा कि 200 की पार आंकड़ा पहुंचता है, 286 287 बन जाते हैं, तो टीम के मन में यही रहता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाएंगे तो सामने वाली टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर आएगी और वो प्रेशर जो है वो नहीं ले पाएगी। और वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है इस मैच में या फिर अगर आप उठाकर देखेंगे अभी तक के मैच में, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि ज्यादा से ज्यादा अगर रन्स बना देंगे चेन्नई के खिलाफ, उन्हें जो फॉर्मूला है जो मिल गया है कि भाई 180 प्लस बनाइए और चेन्नई को हराइए, वैसा ही हमने देखा है कि हर किसी का माइंडसेट जो होता है, जो ओपनर होते हैं उनका यही माइंडसेट होता है कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा रन्स बन गए, पावर प्ले में रन्स काफी बनते हैं और अगर पिटाई होने लगती है एक छोर से, तो फिर आपको पता है कि वो नेट रन रेट जो है वो मतलब 10 के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा और ये बात जो है वो हर प्लेयर को समझनी पड़ेगी कि उनका रोल क्या है। अगर आप ओपन करते हैं, ओपनर्स अगर आप हैं, तो आपको वो सोचना पड़ेगा, आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपको कितनी ईजिली से रन बनाने हैं और जल्द से जल्द रन बनाने हैं। लेकिन जब आपको पता है कि टीम के बाकी बैट्समैन नहीं चल पाएंगे, तो फिर ओपनर ही वो काम करता है। उनको लगता है कि भाई हम ही अगर मतलब पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो मैच को इजीली अपने नाम कर पाएंगे। बिल्कुल। और यही जो प्रोसेस है वो प्रोसेस राजस्थान की टीम में नहीं दिखाई दिया, इसीलिए वो जो जीत और हार का फर्क है वो 58 रन का है, क्योंकि वहां पर जिस तरह की प्लानिंग हुई थी वो प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, वो एग्जीक्यूशन में बदल ही नहीं पाई। ये बात कही भी कप्तान ने, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि राजस्थान की टीम किस तरह से इस मैच में बिल्कुल दिखाई ही नहीं दी, ऐसा लगा ही नहीं कि उसके खिलाड़ी भी जीत के इरादे से आए हैं। 225 से भी कम के रन का लक्ष्य था, मतलब ठीक है, लक्ष्य हमेशा आपको 120 रन भी चेस करने हो तो वो पहली टीम बना चुकी है और आपको बनाना है तो मुश्किल तो होता है, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था जिस तरह से राजस्थान की टीम ने घुटने टेके। बल्लेबाजी रंग में नहीं दिखी, शुरुआत ही खराब हो गई। यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नीतीश राणा एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उन्होंने 1 रन बनाया। ध्रुव जुरेल ने 6 रन बनाए। तो हुआ ये कि जो आपके ऊपर एक पार्टनरशिप की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं निभाई। सैमसन और हेटमायर को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस जो था वो खराब रहा। संजू सैमसन ने 41 रन बनाए और शिमरॉन हेटमेयर ने 52 रन बनाए। बढ़िया, आप दोनों लय में नजर आ रहे थे, बीच में कुछ समय के लिए सही, लेकिन ऐसा लगा 1-1.5-2 ओवर तक जब ये दोनों खेल रहे थे कि हाँ चलो, हो सकता है कि राजस्थान की टीम इस मैच में अच्छी फाइट दे। और फिर अगर मुकाबला 18वें 19वें ओवर तक गया और उसमें ये दोनों में से कोई एक बल्लेबाज भी रहा तो वो बल्लेबाजी को चलाएगा और मैच पर कम से कम पकड़ बनाने की, जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए उसके बाद तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मैच वहीं का वहीं राजस्थान के लिए खत्म हो गया। 58 रन में बार बार जोर देके कह रहा हूं, 58 रन से हार का मतलब है कि टीम को सोचना होगा, समझना होगा, अपनी रणनीतियों को फिर से परखना होगा, जांचना होगा और देखना होगा कि गलती कहां हो रही है। वरना अब इसके बाद अंकिता, अगर आप कहें कि एक भी मैच राजस्थान का जाता है तो फिर आप देखिए किसी भी टीम का पूरी तरीके से प्लेऑफ की रेस से बाहर होना, आप जानते हैं वो तो अभी बहुत बाद में पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, ये इससे हार जाए, वो उससे हार जाए। लेकिन हाँ, आप प्रथम दृष्टया कहते हैं जिसको आपको दिखने लगता है कि हाँ अब ये टीम पिछड़ रही है, तो राजस्थान की टीम अब आपको पिछड़ती हुई एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और बड़े अंतर से आप अगर हारते हैं, चाहे विकेट से हो चाहे वो रन से हो, और ये दर्शाता है कि आपके बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, कुछ खास क्या मतलब कोशिश भी नहीं की, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। हमने जो आरसीबी और मुंबई के बीच मैच खेला गया था वहां पर हमने देखा था कि वो 12 रन से जो हार आई थी, वो हमने देखा था कि वो टफ फाइट थी, वहां पर लड़ाई हुई और लास्ट ओवर तक वो मैच गया। तो ये चीजें होती है कि बहुत बड़ा अगर लक्ष्य है आपके पास और अगर आप फाइट भी नहीं करेंगे तो आप कैसे विजेता कहलाएंगे। और हमने देखा भी है कि ध्रुव जुरेल जिनका करियर जो है वो अभी भी शुरू भी हुआ है और टेस्ट मैच में वो खेलती हुई आपको दिखाई दिए थे, लेकिन ध्रुव को कुछ कमाल करना पड़ेगा। अगर आपको एक पोजीशन मिलती है कि आप नंबर 4 नंबर 5 पर बल्लेबाजी आप करने आ रहे हैं और एज अ विकेट कीपर आप मतलब आपके एक टैग लगा हुआ है, तो वो आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप, क्योंकि हमने देखा कि आईपीएल से बहुत सारे प्लेयर्स को जो है वो टीम इंडिया में मौका मिलता है और डेफिनेटली मिलना भी चाहिए, क्योंकि वहां से एक अलग थोड़ा सा परफॉर्म भी दिखता है और वो मेहनत आपकी दिखती है। लेकिन वो मेहनत जो है वो जायसवाल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है फैंस को भी और टीम मैनेजमेंट को भी, कि आप एक बड़ी राशि के साथ आपको टीम में शामिल
शामिल किया जाता है और उस राशि के हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो आप पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है और ट्रस्ट भी हो जाता है कि भाई आपने इंडिया के लिए खेला है तो आप एक ऐसा स्कोर बनाएंगे। और जब पता है कि T20 फॉर्मेट है तो हमें पता है कि भाई जायसवाल वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा उन्होंने पिछले साल किया था, उसके पिछले साल किया था 2022 में। आई थिंक उनकी सेंचुरी आई थी जैसे उन्होंने डेब्यू किया था और वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वैसा ही कुछ आपको एक लेगेसी मतलब आगे तक लेके जानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको कैप्टन की तरफ भी थोड़ा सा देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप मैचेस खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो वैसे ही आपको टैग भी दिया जाएगा। लेकिन आरआर ने कोशिश नहीं की, मतलब उनके जो मतलब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे उन्होंने प्रदर्शन किया ही नहीं। नीतीश राणा जिन्होंने पिछले मैच में आई थिंक जो मैच जीता था वहां पर उनका कंट्रीब्यूशन था। तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके मतलब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं सही चल रही है तो फिर आप सिर्फ एक बल्लेबाज आपको मैच या फिर गेंदबाज मैच नहीं जिता सकता आपको। बिल्कुल, वो जो पेपर पे बातचीत हो रही है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। यही बात संजू सैमसन ने कही भी, खुलकर उन्होंने कहा कि हम तो जो सोच रहे हैं उसको हम मैदान में कर नहीं पा रहे हैं। ये बात उन्होंने मैच में जब हार के बाद जो उनका बयान आया उस बयान में उन्होंने ये बात कही भी। दिखाते हैं आपको ये बयान किस तरह से वो डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमने गेंदबाजी में 15-20 रन अतिरिक्त दे दिए, इसके बाद जब हमें गति की जरूरत थी हम विकेट खोते चले गए। हेटमायर के साथ चौके छक्के मिल रहे थे लेकिन मैं आउट हो गया, वहीं पर हम मैच हार गए। जोफ्रा ने शुभमन को आउट करके अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन इसके बाद हम अपनी योजना के हिसाब से नहीं चल पाए। हमने सोचा कुछ और था और मैदान में हम वैसा कर ही नहीं पाए। हमें इस पर बात करनी होगी। हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जिसे लक्ष्य का पीछा करके जीत हासिल करना भी आता हो, ना कि सिर्फ पहले बल्लेबाजी करके। तो चलिए मैं हमेशा कहता भी हूं और हमने देखा भी है कि भाई किसी भी चीज में सुधार करना हो तो सबसे पहले आपको अपनी गलती को पहचानना होता है। जब आप गलती को पहचाने, उस गलती को फिर स्वीकार करें, तभी आप सुधार की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। यहां अच्छी बात है अंकिता, कम से कम वो मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम जो सोच रहे थे, हमने जो सोचा था करने के लिए हम वैसा नहीं कर पाए। कप्तान के तौर पर अगर वो ये बात खुलकर कह रहे हैं यानी गलती उनको दिख रही है, गलती वो स्वीकार कर रहे हैं। अब इस गलती में सुधार करना होगा। काम आसान नहीं है लेकिन संजू सैमसन या राजस्थान की टीम के फैंस उनसे उम्मीद यही करेंगे कि अगले मैच में कम से कम एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे। बिल्कुल, और ये गलतियां अगर आप मानते हैं और बाद के मैच में अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो गलती स्वीकार की जाएगी फैंस की तरफ से। और जैसे उन्होंने कहा कि जोफ्रा ने एक विकेट लिया, लेकिन बाकी अगर हम तुषार देशपांडे की बात करें, बाकी मतलब बॉलर्स की बात करें तो बहुत महंगी मतलब उनकी पिटाई हुई। मतलब 50 से ज्यादा स्कोर आपने दे दिया और विकेट्स अगर आपके खाते में 1 या 2 हैं तो फिर ये नाइंसाफी होगी। और यही चीजें होती है कि सामने वाले अगर बल्लेबाजों को आपने ढील दे दी, चाहे वो जॉस बटलर हो, बटलर को अगर आपने ढील दे दी तो फिर आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। अपने देश के लिए भी किया है और जब वो राजस्थान के लिए थे तो वहां पर भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखना होगा कि आरआर की टीम, क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी बहुत मैटर करता है और अगर आप 58 रन से हारते हैं, बड़ी हार अगर आपके टीम के लिए आती है तो नेट रन रेट भी मैटर करता है। वो माइनस में अगर आपका नेट रन रेट चला जाएगा बार बार मैच हारने से, और खासकर बड़े मार्जिन से मैच को हारते हैं तो वो नेट रन रेट भी मैटर करता है। और वहां से मतलब हमने देखा है कि मैच 1 या 2 पॉइंट हमने देखा है कि थोड़ी सी टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो जाती है। और अगर आप ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे हर एक मैच में, चलिए ठीक है आपने गलती स्वीकार की, लेकिन इस गलती को अगर बार बार आप रिपीट करेंगे तो वो गलती माफ नहीं हो जाएगी। और सॉरी का मतलब होता है कि वो गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल, और आप जो बार बार नेट रन रेट की बात कह रही है ना, अभी जो पॉइंट टेबल है वो भी बहुत साफ साफ इस बात को दिखाती है। आप सोचिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये जो 4 पायदाने हैं उसमें दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे पर बेंगलुरु है, चौथे पर पंजाब है, 5वें पर लखनऊ है। यानी 4 टीमें, और इन चारों टीमों का अंक आपको पता है सबका बराबर है, सबके 6 अंक हैं। लेकिन 2 से लेके 5 तक की पायदान का फैसला किस आधार पर हो रहा है? वो हो रहा है नेट रन रेट के आधार पर। और नेट रन रेट का सीधा रिश्ता होता है जब आप इस तरह से एक तरफा मैच हारते हैं, बड़े मैच हारते हैं, तब फिर आपके पास आखिरी के मैचेस में आते आते जो है चैलेंज ये हो जाता है कि हो सकता है आपके पॉइंट्स तो बराबर हों लेकिन आप अपने ही बराबर वाली पॉइंट से नीचे होते हैं क्योंकि आपका नेट रन रेट अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जितनी जल्दी राजस्थान की टीम देना शुरू कर दे, जितनी जल्दी ये जो गलतियां स्वीकार तो हो गई हैं उन पर कुछ हो भी जाए, मतलब उसमें कुछ सुधार भी हो जाए, तब शायद राजस्थान के फैंस को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। वरना एक बार फिर ये टीम निराश ही करती नजर आ रही है। अभी तक आगे बहुत सुधार करना पड़ेगा।
उम्मीद है करेंगे सुधार, तभी फैंस खुश होंगे, तभी टीम के लिए अच्छा है, वरना फिर खाली हाथ लौटे। पहला सीजन जीतने के बाद अभी वो इंतजार तो है राजस्थान का कि फिर एक बार और ट्रॉफी मिले, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। चलिए खैर, अब जब आपको प्री मैच शो में मिलेंगे, कुणाल आएंगे आपको शो लेकर, तो वो आपको प्लेइंग 11 से लेकर पिच रिपोर्ट पर और विस्तार से बात करेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां देंगे। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये गुजारिश एक बार फिर आपसे है। Cancer Healer Center, a new beginning.